हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके से आते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरीके से आते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है और उसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनकी दो वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के अलावा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न डीएलएड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका दो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो निभाते हैं, एक बहुविकल्पीय प्रश्न और एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप अच्छे से उनको करेंगे, यानी उसका अगर आप राइट आंसर अगर आप करेंगे, तो क्या होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों क्या करिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप सबसे अच्छा ये रहेगा, नोटबुक पे उन क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन के जो आंसर है, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के आगे उसका आंसर लिखिए। उसी तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आप एक पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते हुए चलें। दोस्तों, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो एग्ज़ाम का टाइम जब नज़दीक आएगा तो आप वहाँ से इस जो नोट्स आप बना रहे हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। महत्वपूर्ण इसलिए होंगे कि आपको पूरा सिलेबस आपको नहीं देखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं, तो आप उनको खाली रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन कर लेंगे तो उनके जो आंसर होंगे, आप दोस्तों उन आंसरों को अच्छे से करके चले आएंगे। और उसके बाद दोस्तों, जब लघु उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ेंगे, यानी जब लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव और बहुत से अति लघु उत्तरीय प्रश्न वहीं से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की दोस्तों ये वीडियो हमारी रहेगी हिंदी की। तो हिंदी डीएलएड में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आज हम उन पर बात करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग क्या करिए, नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर जैसे आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए नोट्स जो होंगे वो एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाले साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है नोट्स की क्या भूमिका होती है। तो नोट्स आप खुद के बनाते हुए चलिए, खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स होंगे तो आपको पढ़ते हुए और क्वेश्चन को समझते हुए अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चनों को देखा था। पहली जो वीडियो थी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसके बाद दूसरी जो वीडियो है उसमें बहुत बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है हम लोगों ने देखा। उसके बाद तीसरी जो उसकी वीडियो थी सोशल साइंस की, तो उसमें हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। दोस्तों, हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन आते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग जब पहुंच गए हैं तो वहां पर क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सेम टू सेम उसी कंडीशन में आते हैं, खाली सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बात करेंगे हिंदी की। तो देखते हैं कि किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में संधि है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। ठीक है, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं, तो बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बा। ठीक, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा रमाता। ठीक, दा नंबर ऑप्शन। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। फिर उसके बाद शा, सा और शा ये व्यंजन है, तो ये दोस्तों उस व्यंजन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, श्वा का अर्थ क्या होता है। तो श्वा का अर्थ है कल आने वाला। ठीक है, अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज कहते हैं संघ को भी कहते हैं, कपूर को भी कहते हैं, कमल को भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक, तो ये अमृत राय की रचना है ये। ठीक है, और ये मुंशी प्रेमचंद्र के जीवनी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन जितने अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, इसमें जो रचनाएं हैं या इसमें जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या है,
ये हाई स्कूल और इंटर में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दीपदान। ठीक है, तो दीपदान क्या है दोस्तों, ये एकांकी है। ठीक है, तो आप लोगों ने दीपदान भी इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, किसकी रचना थी दोस्तों, तो ये रामकुमार वर्मा जी की रचना थी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार, तो इसके रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं, देखते हैं कि हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया, तो इसका संपादन किया हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। ठीक है, अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये बहुत ही किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामायनी क्या है। ठीक है, तो कामायनी नाटक है, निबंध है, कविता है या महाकाव्य है, तो दोस्तों ये महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है ये, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम बताइए, तो शुक्ल युग के उपन्यासकार थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम लिखिए, तो कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, ये इनके उपन्यास थे, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है 18 नंबर, छायावादी युग के नाटककार। तो दोस्तों छायावादी युग के जो नाटककार हैं वो हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी छायावादी हैं और रामकुमार वर्मा भी छायावादी। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो आ और बा यानी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम, तो दोस्तों इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, फिर बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता, तो ये बीजक है कबीरदास जी का, आपको पता होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीतिकाल के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था, तो ये 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ। परिमल काव्य के रचयिता, तो परिमल काव्य के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, पंचपात्र के लेखक, तो पंचपात्र के लेखक थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। फिर उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, हिंदी जगजीवन का संपादन किसने किया, तो हिंदी जगजीवन का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद वनमाला व आनंदमयी के रचयिता, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, वीणा काव्य रचना के रचयिता कौन है, तो वीणा काव्य रचना के जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, आ नंबर। ठीक है, ऑप्शन इसका सही होगा। फिर उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, काशी में नागरी परिचालनी सभा की स्थापना किसने की, तो इसकी जो स्थापना थी वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की थी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं, देखते हैं कि उपेंद्र में संधि है, तो उपेंद्र में संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, यद्यपि में संधि है, तो यद्यपि में भी दोस्तों यर संधि आ जाएगी। उसके बाद पावक में संधि है। ठीक है, तो पावक में संधि हो जाएगी अयादि संधि। ठीक है, उसके बाद हम 35 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि गंगा में संधि है, तो गंगा में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी अनुस्वार संधि। ठीक है, फिर उसके बाद 36 नंबर, छत्रापि में संधि है, तो छत्रापि में संधि है सुलोप संधि। भ्रातरों में समास है, तो भ्रातरों में समास है एक से द्वंद्व समास। ठीक, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, तो 38 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि बहुब्रीहि समास में कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे भी इसके भेद होते हैं दोस्तों 2। उसके बाद 39 क्वेश्चन, विधाधनम में समास है, तो विधाधनम में समास होगा रूपक क्रमधारय समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो इसके दोस्तों 6 भेद होते हैं। ठीक है, आ नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि दशा आननः यस्सा सह समास विग्रह के बाद शब्द होगा, यानी इसका जो अर्थ होता है 10 हैं आनन जिसके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बा, दशानन। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन का रूप होगा, तो इसका जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बालकाया। ठीक है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग इसमें हो जाएगा यते। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के रूप है, तो ये स्त्रीलिंग रूप है यहाँ पे। ठीक है, 45 नंबर
स्र धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो ये हो जाएगा श्रोयाशी। फिर उसके बाद अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द यहाँ पे, ठीक है, अस्तः, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन पश्यावह, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सा, लभंतामा इसका, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा, लभंतामा, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं, देखते हैं कि कारक के मुख्य भेद होते हैं, तो कारक के होते हैं 6 भेद, ठीक। पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा से, अलग अर्थ में। तो यहाँ पर इसका जो से होता है, ये विभक्ति जो है वहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पे जो अपादान होता है ये होता है बिल्कुल अलग। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो क्या हुआ, पेड़ से पत्ता गिरा तो वो बिल्कुल अलग हो गया, तो इसका जो अर्थ होगा तो बिल्कुल अलग अर्थ में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के लिए, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि किसी बात को सुंदर लिखने को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर लिखने को क्या कहेंगे, सुलेख कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुंदर है यहाँ पे, तो सुंदर की जगह पर हो जाएगा सुनकर लिखने को। तो दोस्तों अगर सुनकर लिखने को होगा तो ये हो जाएगा श्रुतलेख, ठीक है। यानी किसी चीज़ को जब हम सुनकर लिखते हैं तो क्या होता है, वो श्रुतलेख हो जाता है, ठीक। और जैसा लिखा होता है सेम उसी तरीके से जो लिखा जाता है, ठीक है, यानी अच्छी हैंड राइटिंग में, तो उसको हम सुलेख कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखते हैं कि किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुलेख, यानी जैसा लिखा है उसको सेम उसी तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो ये अनुलेख हो जाएगा। फिर उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कहेंगे श्रुतलेख, ठीक है। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो तीनों हैं, ध्रुवस्वामिनी भी है, अजातशत्रु भी है और चंद्रगुप्त भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं कि अंधा युग के रचनाकार का नाम बताइए, तो अंधा युग के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है ये, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से कि काशी में नागरिक परिचारिणी सभा की स्थापना की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी, ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार, तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि उच्चारण के समय ध्वनि के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्वराघात, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वर का उच्चारण क्या होगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा म, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है आवारा मसीहा के लेखक, तो आवारा मसीहा के लेखक हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा है, तो इसकी जो आत्मा है वो है रस भी होता है, अलंकार भी होता है, छंद भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि जमीन पक गई काव्य संग्रह है, तो ये काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह जी का, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि देवेंद्र शब्द में संधि है, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये, तो ये क्या है, इच्छावाचक है, ठीक है, कि हमारी इच्छा है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो 7 क्वेश्चन स्वच्छ शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो स्वच्छ शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वो साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। सुंदरता शब्द है, तो सुंदरता शब्द क्या है, ये भाववाचक शब्द है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे, ठीक है। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो ये मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, ये कालिदास जी की हैं, ठीक है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है,
तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, यानी इसमें क्या है, अशुद्ध शब्द हमें ढूंढना है। ठीक है। तो प्रभु देखिए, परिणाम देखिए, प्रकांड देखिए, प्रतिष्ठा देखिए। ठीक है। डिसाइड करिए इसमें कौन सा जो है गलत है। तो इसमें जो प्रभु है ये गलत है, परिणाम भी सही है, प्रकांड भी सही है, प्रतिष्ठा भी सही है। तो यहाँ क्या है, अशुद्ध शब्द यानी जो गलत शब्द है उसकी पहचान हमें करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन प्रभु। ठीक है। फिर उसके बाद 73 क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशीर्वाद। तो ये इसका राइट आंसर होता है, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। तो यहाँ पे संख्या इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कौन सा समास है, तो यहाँ जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है। तो ये संदेह वाचक है। ठीक है। हमें संदेह हो रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस समय पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी यानी सही से कौन सा लिखा है, या उपयुक्त सही लिखा है, या उपरोक्त, या उपरयुक्त, या उपरोक्त। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरयुक्त। ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद 78 पुरस्कार कहानी के लेखक। तो ये जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 79 नंबर कि सुगम शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे सुगम का विलोम हो जाएगा दुर्गम। सुगम माने आसान, दुर्गम माने हो जाएगा कठिन। रविंद्र शब्द का संधि है। ठीक है। रविंद्र शब्द में संधि है, तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ से जो इनकी रचना हो जाएगी वो रामायणी हो जाएगी। ठीक। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी होए नामक पंक्ति के रचनाकार। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कबीरदास जी। ठीक। उसके बाद दमक का तुकांत। ठीक है। तो दमक का जो तुकांत हो जाएगा वो हो जाएगा धमक। ठीक। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन होते हैं आपके 3 प्रकार के। अनुस्वार का चिन्ह है इसमें। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अनुस्वार का जो इसमें चिन्ह हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। ये सब जो है उसमें हमें चिन्हों को भी ध्यान देना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद स्वर को विभक्त किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्वर को 3 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। ठीक। संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो इसमें 13 स्वर हैं। ठीक। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या तो 46, डी ऑप्शन राइट आंसर इसका। फिर उसके बाद 89 क्वेश्चन कि काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं। तो इसमें कहते हैं सूक्ति। ठीक। ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हित मनोहारी चा दुर्लभ बचा सूक्ति किस काव्य की है। ठीक है। ये ली गई है किराता जुनियम से। ठीक है। उसके बाद 91 क्वेश्चन विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य। तो इसका जो महाकाव्य हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है। तो मनुष्य का अधिकार क्या है, कर्म करने पर है, यानी जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। निम्नलिखित में से एक कामेंद्रिय है। ठीक है। तो कामेंद्रिय कौन इसमें है, तो इसमें वाक है। ठीक। हलंत का चिन्ह, हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, तो बापसन इसका। ठीक है। ध्यान रखिएगा चिन्ह किस तरीके से लगते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए 95, यहाँ पर माँ में हलंत लगा, इसमें माँ के नीचे लगा प्रतीक है, तो ये हलंत है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से ये माँ लिखा, अगर इसमें किसी भी शब्द के नीचे इस तरीके से क्रॉस ये लगाया जा रहा है तो ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह हलंत का है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक। उसके बाद 96 नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं, तो क्या है, तो ये है आत्मकथा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं, तो हरिवंश राय बच्चन, राहुल संकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो ये जो प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक है ये सभी हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। नीड़ का निर्माण फिर, तो ये क्या है, ये आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है। आकाशदीप के लेखक, तो आकाशदीप के लेखक दोस्तों हो जाएंगे जयशंकर
प्रसाद यहाँ पे, ठीक। उसके बाद मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक। कनुप्रिया के रचनाकार, तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है चिंतामणि के लेखक, तो चिंतामणि के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, तो इंशाउल्लाह खां हो जाएंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक, तो ये धर्मवीर भारती जी इसके हैं। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ठेले पर हिमालय वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विधा है, तो हिंदी गद्य की जो विधाएं होती हैं उसमें नाटक भी होता है, कहानी भी होती है, उपन्यास भी होता है, रिपोर्टाज भी होता है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत भी होता है, ठीक, कहानियाँ भी होती हैं। तो हिंदी गद्य की ये विधाएं हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न डीएलएड 4th सेमेस्टर में किस तरीके से आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को डीएलएड दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपनी स्टडी को फोकस करिए और अपना ख्याल रखिए।